हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों एक हमारा प्यारा सा आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का, एक एडिटोरियल है। ये पुराना एडिटोरियल है लेकिन बड़ा ही इंफॉर्मेटिव था, इस वजह से मैंने इसको आपको यहाँ पर पुराने आर्टिकल को यहाँ पर आज बता रहे हैं। तो क्या है ये क्वेश्चनेबल इंटेंट जिसका टाइटल है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या है एक नया कानून एक्ट लेकर आई है, यूएपीए जैसा है या टाडा यूएपीए। ये कुछ एक्ट ऐसे एक्ट होते हैं जो आतंकवादियों पर लगाए जाते हैं। तो ये बड़े स्ट्रिक्ट एक्ट होते हैं। तो इसके ऊपर हमारे आर्टिकल ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, और देखो किस तरह से क्रिटिसाइज किया है। क्या इसकी ज़रूरत थी महाराष्ट्र सरकार को, क्या इसको लाने की महाराष्ट्र सरकार की मंशा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पर मैंने आर्टिकल में जो बुकेब यूज होती है हमारे एडिटोरियल में, बड़ी अच्छी बुकेब होती है वो, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होती है। तो मैंने पहले यहाँ पर वर्ड जो इम्पोर्टेंट थे उनको बताने के लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब इन वर्ड की मैं आपको मीनिंग बताऊंगा क्या होता है इनका मतलब, फिर उसके बाद में हम आर्टिकल रीड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है क्वेश्चनेबल। देखो ये क्वेश्चनेबल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है क्वेश्चन, आप जानते हो सवाल, और क्वेश्चनेबल कोई चीज है जिस पर हम क्या है वो क्वेश्चन करने योग्य है, क्वेश्चन करने लायक है, उसको हम कहते हैं क्वेश्चनेबल। और ए बी एल ई जिस भी वर्ड के पीछे लग जाता है वो वर्ड हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। इसको हम क्या कहेंगे, समथिंग दैट शुड बी क्वेश्चनड या कैन बी क्वेश्चन। देखो इंटेंट, इंटेंट इंटेंशन जो हमारा नाउन होता है इसका छोटा भाई है, जिसका मतलब होता है इरादा। जैसे कोई मोटिव है हमारा, कोई ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, इंटेंशन। INTENTION, इंटेंशन यानी इरादा। क्या है, इरादा। ऐसे एक वर्ड है हमारा टैकल। टैकल का मतलब है निपटना किसी से, पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, निपटना। अच्छा, टैकल से जैसे आपने टैकल क्या होता है, जैसे डील विद होता है, कॉप विद होता है, पुट अप विद होता है, ऐसे ही कंटेंट विद होता है। लेकिन कभी टैकल के साथ विद नहीं आता है। इस तरह के जैसे इसे आपने देखा होगा, एक तो डील प्लस के विद होता है, एक होता है हमारा पुट अप प्लस के विद। इसी तरह से देखो, ये कॉप अप विद नहीं होता है, कॉप विद, कॉप अप विद नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, कॉप विद होता है बस। और एक हमारा है कंटेंट विद। ठीक। लाएबल, देखो लाएबल है कोई चीज, ये क्या है, एबल लग गया तो पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले हमारा एडजेक्टिव है। लाएबल है कोई चीज तो क्या है वो, उत्तरदायी है या देनदार है। क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, RESPONSIBLE, रेस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल। इसको हम आंसरेबल भी कह सकते हैं, यानी उत्तरदायी या देनदार। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कोई चीज बड़ी उग्रवाद या नक्सलवाद, उसको कहते हैं हम रेडिकलिज्म। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, RADICALISM, रेडिकलिज्म। देखो फॉल फाउल और एक हमारा क्राई फाउल, ये दोनों हमारी फ्रेज है। फॉल फाउल का मतलब होता है कोई रूल जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसको कहते हैं हम फॉल फाउल। ये क्या है, फ्रेज है हमारी।
टू कॉन्ट्राडिक्ट नॉर्म्स। एक वर्ड है हमारा क्राई फाउल, ये भी क्या होता है, फ्रेज होती है ये भी, जिसका मतलब होता है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस, इसको हम कहते हैं क्राई फाउल। अगला वर्ड है हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल होता है संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है गैर संवैधानिक है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है जो अगेंस्ट है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। देखो अफेक्टेड हमारा पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए तो एडजेक्टिव है। अफेक्टेड का मतलब होता है कोई प्रभावित है या इम्पैक्टेड है या फिर इन्फ्लुएंस्ड है। IMPACTED, इम्पैक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड। इसको कहते हैं हम प्रभावित। ठीक, अगला वर्ड है हमारा ऑब्लिक यू। देखो ऑब्लिक यू का मतलब क्या है, एक तरह से कोई चीज एकदम कैसी है, इनडायरेक्ट है या अस्पष्ट है, इनएक्सप्लिसिट है, उसको कहते हैं ऑब्लिक यू। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, यानी इनडायरेक्ट, INDIRECT, या फिर इनएक्सप्लिसिट, INEX, इनएक्सप्लिसिट। देखो डिसेंटर्स होते हैं जो विरोधी होते हैं, जो विरोध करने वाला, जो विरोध करता है। समवन हु अपोजेज या ऑब्जेक्ट्स, समवन हु ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, या अपोजेज, OPPOSES। देखो क्रैक डाउन, क्रैक डाउन हमारी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शिकंजा कसना, शिकंजा कसना, जिसका मतलब होता है शिकंजा कसना। एक तरह से काम डाउन या कर्व इन, सॉरी कर्व रेन इन, CLAM, सॉरी CLAM, काम डाउन, या होता है हमारा रेन इन, CURV, कर्व। ठीक, एक हमारा वर्ड है मार्जिनलाइज्ड। देखो आपने मार्जिन सुना होगा, मार्जिन से ये एडजेक्टिव बना दिया मार्जिनलाइज्ड। जो हाशिए पर रहने वाला होता है उसको कहते हैं मार्जिनलाइज्ड, यानी ये वर्ड है हमारा एडजेक्टिव। जैसे ये हमारा मार्जिन दे देते हैं, पेज होता है और इधर जो साइड में ये क्या है, मार्जिन दे दिया, इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर जो होता है मार्जिनलाइज्ड, यहाँ पर रहने वाला जो है उसको कहेंगे हाशिए पर रहने वाला, मार्जिनलाइज्ड। एक तरह से जो अंडर प्रिविलेज्ड है, UNDER PRIVILEGED, अंडर प्रिविलेज्ड, या ऑप्रेस्ड, OPPRESSED। अगला वर्ड है हमारा टेक अप। टेक अप हमारा होती है, टेक अप वर्ब होती है जिसका मतलब होता है हम किसी को
जिम्मा लेना किसी का या अंडरटेक करना। UNDER, अंडरटेक, या फिर बोला जाए तो एक तरह से जिम्मा लेना, किसी की जिम्मेदारी लेना। ठीक। और डेन होता है, डेन नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसको हिंदी में कहा जाता है माद है, किसी की गुफा है। और गुफा में क्या होता है, कोई चीज छुप जाती है तो उसको कहते हैं हम हाइड आउट, या फिर हेवन है, स्वर्ग होता है। एक वर्ड होता है सेनेक्चुरी, SANCTURY, सेनेक्चुरी। अगला वर्ड है हमारा इंटरफेयर विद। तो आपको पता है इंटरफेयर करते हैं किसी से, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करोगे तो आप उसको क्या करोगे, रोकोगे। ये क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, किसी को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट होता है। या फिर हिंडर, HINDER, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर। और एक वर्ड है इम्पीड, IMPED, इम्पीड। देखो प्रीच, प्रीच होता है नाउन, सॉरी प्रीच वर्ब है, जिसका मतलब होता है उपदेश देना। प्रीच एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा प्रीच, किसी चीज का प्रचार करते हैं उपदेश देके, तो उसको बोलते हैं प्रीच। जैसे प्रमोट करना किसी चीज को, या प्रोपोगेट करना, किसी का प्रचार प्रसार करना, या प्रोक्लेम करना, क्या कहते हैं इसको, प्रमोट करना, या PROPOGAT, PROCLAIM, प्रोक्लेम। एक वर्ड है इंटरप्रेट। अब इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी की व्याख्या करना। इंटरप्रेट क्या है, हमारी वर्ब है। इंटरप्रिटेशन होती है किसी की व्याख्या, तो इंटरप्रेट वर्ब बन गई, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज का, क्लेरिफाई, क्लेरिफिकेशन देना, PLAIN, एक्सप्लेन, या क्लेरिफाई करना, CLARIFY, क्लेरिफाई। देखो मिस कैरेज, मिस कैरेज क्या है, नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो देखा जाए जिसका मतलब होता है फेलियर, कोई गलती, कोई असफलता, उसको कहते हैं हम मिस कैरेज। ब्रेक डाउन, FAILURE, या कोई फेलियर होता है, या ब्रेक डाउन। एक वर्ड होता है फ्लो, एरर, ERROR, FLAW, किसी में फ्लो आ गया, एक ब्रेक डाउन, DOWN, ब्रेक डाउन। देखो सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब क्या होता है, किसी से कोई सहायता या हेल्प मांगते हैं, उसको उसके लिए वर्ड यूज होता है सॉलिसिट, मांगना। ये वर्ब है, जिसका मतलब होता है आस्क, या फिर एक बोला जाए तो रिक्वायर, सॉरी रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट यानी मांगना। ठीक। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन देखो मैं आपको बताऊं, ड्रैकोनियन क्या होता है। वैसे तो ड्रैकोनियन एडजेक्टिव होता है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होता है ड्रैकोनियन। तो ये ड्रैको नाम का जो एक ग्रीक मैथोलॉजी से निकल के आया था, ड्रैको, ड्रैको से बना दिया ये ड्रैकोनियन, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में। एक बेरहम, बेरहम, या फिर सीवियर पनिशमेंट, PUNISHMENT।
देखो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रीक मैथोलॉजी से निकल के आया था, ग्रीक में एक ड्रैको नाम का एक व्यक्ति था, एक राजा था। वो क्या करता था, वहां पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपराध कर देता था तो उसको क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। कुछ भी थोड़ी मोड़ी कोई गलती कर दी, कुछ भी कर दिया तो उसको चढ़ा दो फांसी पे। किसी ने किसी को पीट दिया, चढ़ा दो फांसी पे। कोई गलती कर दी, चढ़ा दो फांसी पे। तो इस वजह से वहां से ये वर्ड निकल के आया था, ड्रैकोनियन। तो एक बेरहम होता है जिसको कोई रहम नहीं होता है, और या फिर सीवियर पनिशमेंट होता है, उसको कहते हैं हम ड्रैकोनियन। इंटेल, देखो इंटेल का मतलब होता है जरूरी बनाना। ये क्या है, वर्ब है इंटेल, जिसको हम कहते हैं नेसेसिटेट, NECESSITAT, नेसेसिटेट, या रिक्वायर, REQUIRE, रिक्वायर, किसी को यानी जरूरी बनाना, जरूरी बनाना। देखो एक वर्ड है हमारा लैप्स। लैप्स का मतलब क्या होता है, लैप्स कोई चीज ऐसे बोलते हैं ना, लैप्स किसी का ओवर लैप्स होता है, किसी चीज का समाप्त हो जाना, यानी उसको क्या कहते हैं हम, लैप्स। ये क्या है, वर्ब है, यानी समाप्त होना। कम टू एन एंड, एक समाप्ति की तरफ आ गई, उसको हमने क्या कह दिया, लैप। देखो ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे किसी जमीन को कोई ऑक्यूपाई कर लेता है, वहां पर वो रहता है, तो वो क्या है, उसका रेजिडेंट है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्यूपेंट्स कहते हैं। ऑक्यूपेंट्स हमारा नाउन है। ये क्या होता है, रेजिडेंट, RESIDENT। रेजिडेंट होता है, टीनेंट, इनहेबिटेंट होता है, INHAVITANT, या फिर TENANT, टीनेंट। अब जैसे आपको बताया, टीनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो किराएदार क्या है, वहां पर जो रहता है, तो उसने क्या कर लिया, उस जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो क्या है, वहाँ ऑक्यूपेंट्स बोलेंगे उसको। एवेक्ट, देखो एवेक्ट होती है वर्ब, यानी किसी को कहीं से निकाल देना, बेघर कर देना। टू फोर्स समवन टू लीव समवेयर, टू फोर्स समवन टू लीव समवेयर, समवेयर, उसको कहते हैं हम एवेक्ट। तो ये तो सारा जो हमारा आज का आर्टिकल था, उसमें मैंने आपको ये वर्ड बताए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण थे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपना आर्टिकल कंटिन्यू करते हैं। तो इसका ये टाइटल है क्वेश्चनेबल इंटेंट। अब देखो ये क्वेश्चनेबल मैंने क्या बताया था, जिस पर हम क्वेश्चन करने लायक है। इंटेंट मैंने बताया था, इंटेंशन, इरादा। तो एक क्वेश्चनेबल इरादा है, एक क्वेश्चन करने की एक मनसा है, उसका क्या, किसका है, किस पे क्वेश्चन करने की बात कर रहा है ये, कौन पर, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। जो महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक बिल लेके, एक विधेयक लेके आई है 2024 में, उस पर एक क्वेश्चन करने की एक मंशा है, एक इरादा है, एक इंटेंशन है। तो वो कह रहा है क्या इस बिल को लाने की जरूरत पड़ गई महाराष्ट्र सरकार को, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा है। इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। महाराष्ट्र बिल टू टैकल एक्सट्रीमिज्म लायबल टू वाइड स्प्रेड मिसयूज, यानी महाराष्ट्र का जो बिल है, किसके लिए, जो है निपटने के लिए उस उग्रवाद से, उस एक्सट्रीमिज्म से, जो क्या है, जो देनदार है या जिम्मेदार है या उत्तरदायी है, किसके लिए, जो बड़े वाइड स्प्रेड मिसयूज के लिए, जो बड़े स्तर पर, एक बड़े ब्रॉड लेवल पर इसका क्या होगा, मिसयूज होगा, उसके लिए ये जिम्मेदार है महाराष्ट्र का बिल। तो यही कह रहा है कि ये निपटेगा, निपटने के लिए लाया जा रहा है एक्सट्रीमिज्म से, उग्रवाद से, लेकिन ये बिल जो है बड़े स्तर पर इसका मिस यूज भी होगा। क्योंकि क्या होगा कि कोई भी कुछ भी करेगा तो वहाँ पर क्या है,
उसको इस एक्ट में डाल दिया जाएगा। तो इससे इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, हमारे आर्टिकल में जो सब्जेक्ट है महाराष्ट्र बिल है, लाएबल हमारी जो वर्ब है। तो आर्टिकल को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को कम से कम आप आइडेंटिफाई करो, जिससे आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और आपकी थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन लेवल यानी बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्डअप होगी। कंटिन्यू करते हैं अपना आर्टिकल। द बिल tabled by the Maharashtra government to tackle unlawful activities by organizations linked to left-wing extremism is unnecessary। तो ये क्या कह रहा है, जो बिल टेबल्ड किया गया था, जिसको पेश किया गया था, जिसको लेकर के आया गया था, जिसको रखा गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और क्यों रखा था महाराष्ट्र सरकार ने, कि वो निपटेगी अनलॉफुल यानी गैर कानूनी गतिविधियां, एक्टिविटीज, और किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और वो ऑर्गेनाइजेशन लिंक होंगी, जुड़ी होती हैं किससे, वामपंथी वाले उग्रवाद से या नक्सलवाद से, एक्सट्रीमिज्म से। और ये क्या है, बिल अननेसेसरी है। इस बिल को बता दिया है कि एक इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है। और क्या है ये, और परहैप्स शायद इवन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हो सकता है ये शायद कैसा हो, गैर संवैधानिक भी हो सकता है। तो इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक बात की जाए तो एक गैर संवैधानिक भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जो बिल है हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो क्या है, इज है। और देखो, when existing laws seem adequate to tackle extremism and the area affected by the left wing extremism is limited in the state। ये कह रहा है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो अभी बना हुआ है, जो मौजूद है, जो लॉ, वो कैसे हैं, वो दिखाई पड़ते हैं, सीम यानी प्रतीत होते हैं, एडक्वेट हैं, पर्याप्त हैं निपटने के लिए उग्रवाद से या नक्सलवाद से। एंड जो एरिया अफेक्टेड, जो एरिया है किसके द्वारा, वामपंथी के उग्रवाद या नक्सलवाद के द्वारा, वो लिमिटेड है, सीमित है, राज्य पे जो एरिया अफेक्ट होता है वो सीमित एरिया है। अब आगे कह रहा है, द ओनली रीजन, जो इसका महज जो रीजन है, सच अ प्रपोजल हैज बीन मेड, ऐसे प्रस्तावों को बनाए जाने का जो केवल एक रीजन है, जो महज क्या रीजन है, could be an oblique intent to crack down on lawyers, dissenters, and human rights activists involved in taking up the cause of the marginalized। ऐसे प्रस्तावों को बनाने का क्या रीजन है, कि ये कुड बी, यानी जो रीजन कुड बी हो सकता है, एक इनडायरेक्ट इरादा, एक इनडायरेक्ट मंशा, अस्पष्ट मंशा शिकंजा कसने की वकीलों पर, और जो डिसेंटर्स होते हैं, जो सरकार के जो विरोधी होते हैं उन पर, और ह्यूमन राइट, जो मानव अधिकार के जो एक्टिविस्ट कार्यकर्ता होते हैं उन पर। और ये इन्वॉल्व्ड हैं, इनको शामिल किया जाता है। और कौन से लोगों को शामिल किया जाता है, जो टेकिंग अप करते हैं, जो जिम्मा लेते हैं किसका, कॉज ऑफ द मार्जिनलाइज्ड लोगों का। यानी टेक अप द कॉज एक इडियम होती है, किसी के मकसद के लिए आवाज उठाना, किसी की आवाज बुलंद करना। तो एक हाशिए पर रहने वाले लोगों की जो जिम्मा लेते हैं, जो आवाज उठाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, ऐसे लोगों की इसमें क्या है, शामिल हैं। देखो, मार्जिनलाइज, जिनके पास नौकरी पैसा घर नहीं होता है, उनको कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो आवाज उठाते हैं, गरीब लोगों के लिए, उन लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इस लॉ को जो एक्ट को जो लाने की जो मंशा है वो क्या है, कि ये लॉयर्स, वकीलों पर और विरोधियों पर, और जो कुछ मानव अधिकार जो कार्यकर्ता है उन पर, और जो गरीबों के लिए, जो जिनके पास घर मकान पैसा नहीं है, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, इन लोगों पर शिकंजा कसने के मकसद से इसको लेकर के आया गया है। अब देखो आगे हमारा क्या है, द बिल में फॉल फाउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये बिल क्या कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। फॉल फाउल का मतलब बताया था, कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर सकता है, जो संवैधानिक जो प्रावधानों का
विरोध कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है किसी चीज का विरोध करना। अब देखो, एज क्योंकि इट कंटेन्स ओवरबोर्ड टर्म्स that may cover individuals and organizations that may pose no threat to public order। तो इसमें शामिल है। क्यों ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है संवैधानिक प्रावधानों से? क्योंकि ये शामिल करता है, इसमें समाहित है बहुत बड़े बड़े टर्म्स, बहुत बड़े बड़े टर्म्स। जैसे किसी ने किसी को एक साथ कोई बदतमीजी कर दी, ट्रैफिक पुलिस को पीट दिया, या फिर आपने पुलिस वालों को पीट दिया, तो आपको क्या आतंकवादी घोषित कर दिया और फांसी की सजा पर चढ़ा दिया। मैं बता रहा हूं यहाँ पर इसका ऐसा कुछ मतलब ही ऐसा ही निकलता है। अब देखो, और ये कवर क्या करता है, इसमें कौन सी बड़े बड़े टर्म है जो दैट में कवर करता है किसी भी इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो में पॉज, जो क्या करते हैं, पॉज का मतलब होता है कोई खतरा या कोई चुनौती या चैलेंज खड़ा करना। नो थ्रेट यानी कोई भी खतरा और चैलेंज और या चुनौती खड़ा नहीं करते हैं किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए, तो उनको भी क्या कर लेता है, ये शामिल कर लेता है। और देखो, द कोर ऑफ द प्रपोज्ड लॉ appears to be the questionable term urban nexus, even though the phrase itself does not find a place in the Maharashtra Special Public Security Bill 2024। अब ये कह रहा है इसका जो कोर है, जो आधार है, जो बेस है, प्रपोज्ड लॉ, जो प्रस्तावित लॉ का क्या है, वो एपियर्स दिखाई पड़ता है, खाली खाली क्या दिखाई पड़ता है कि ये होना है क्वेश्चनेबल टर्म है। ये कैसा है, एक क्वेश्चन करने लायक टर्म है, किस पर, अर्बन नक्सल पर। और इवन दो, यहाँ तक के जो फ्रेज है, जो कहावत है, इट सेल्फ, इसकी स्वयं की, कि ये डज नॉट फाइंड यानी फाइंड नो प्लेस यानी कोई जगह नहीं है जो महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल है 2024 में, इसमें इसकी कोई जगह नहीं है। ये स्वयं अपने आप में ये चीज बता रहा है। अब कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स टॉक्स अबाउट सेफ हाउसेस एंड अर्बन डेंस ऑफ द मायोस्ट नेटवर्क इन सिटीज। अब ये कह रहा है, देखो, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, इसका मतलब है ये एसओआर होता है, किसी भी एक्ट को बनाने का जो एसओआर है उसमें क्या क्या कवर है वो है। तो इसका एसओआर क्या है उसके बारे में ये बातचीत कर रहा है। तो एसओआर है जो टॉक्स अबाउट, जो बातचीत करता है किसमें, जो सेफ हाउसेस हैं और अर्बन डेंस है, यानी जो शहरों में उनके जो डेंस यानी माद या गुफा या हेवन है, किनके, मायोस्ट नेटवर्क है इनमें सिटीज में। तो ये कह रहा है कि जो शहरों में ये मायोस्ट नेटवर्क फैला हुआ है और ये क्या बना के बैठे हैं, अपने सेफ हाउसेस और एक हेवन या डेंस यानी माद या गुफाओं को बना के बैठे हैं, इसमें ये रीजन दिया है। अब ये कह रहा है इट क्लेम्स दैट, और ये क्या दावा ठोंकता है कि दैट एग्जिस्टिंग लॉ आर इनएडक्वेट एंड दैट नक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल लॉ। अब ये कह रहा है जो एग्जिस्टिंग जो कानून है, जो लॉ है, वो क्या है, अपर्याप्त है, इनएडक्वेट है, और जो नेक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव है। जो कानून अभी हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी सरवाइव कर रहे हैं, वो अपर्याप्त है, और इसकी वजह से जो नेक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी एक्टिव है। किसकी वजह से एक्टिव है, जो है इनमें ना मौजूदगी में एक स्पेशल लॉ के। तो कोई स्पेशल लॉ नहीं है, उसकी ना मौजूदगी है, इसकी वजह से जो नेक्सल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी एक्टिव है। ये ऐसा कह रहा है हमारा आर्टिकल। अब देखो यहाँ से, गिवन दैट यानी इस चीज को देखते हुए कि सेवरल प्रोविजंस इन द स्टेट्स बिल आर ऑलरेडी फाउंड इन द सेंट्रल लॉ, द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, इट इज इंडीड अ स्ट्रेंज क्लेम। अब ये कह रहा है, देखो कहाँ पर थे, गिवन दैट इस चीज को देखते हुए, जो ऊपर इसने बोला है कि बहुत सारे जो प्रावधान है स्टेट के बिल में, राज्य के बिल में, वो पहले से ही फाउंड यानी पाए गए थे सेंट्रल लॉ में, यानी केंद्र सरकार के जो कानून है उसमें पहले से ही पाए गए थे। और जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन जो एक्ट है, गैर
कानूनी गतिविधियों का जो एक्ट है वो पहले से ही सेंटर में है, और इसको स्टेट को क्या जरूरत पड़ी है, तो यही कह रहा है इट इज इंडीड अ स्ट्रेंज क्लेम, ये वास्तव में ही एक स्ट्रेंज, एक अजीब सा दावा है, एक क्लेम है। जब आप सेंटर में आते हो, महाराष्ट्र सेंटर में आता है, तो महाराष्ट्र सरकार को क्या जरूरत है अलग से इस बिल को लाने की। तो यही कह रहा है कि जब सेंटर में है तो स्टेट में भी है। महाराष्ट्र किसी अलग कंट्री से तो नहीं आता है, महाराष्ट्र भी क्या है, ये सेंटर का ही पार्ट है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। The most serious provisions that allow for declaring organizations unlawful and make it an offense to be a member of a, or in any manner assisting or participating in meetings of such organizations are too widely worded। अब देखो इसको, जो सबसे अधिक, जो गंभीर जो प्रावधान है, जो अलाउ फॉर करते हैं, अनुमति देते हैं डिक्लेयरिंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को अनलॉफुल, गैर कानूनी, और इसको बनाते हैं एक अपराध। और क्या कहते हैं, और टू बी अ मेंबर होना, और एनी मैनर, किसी भी तरीके से सहायता करना, और पार्टिसिपेट यानी भागीदारी दिखाना मीटिंग्स में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये सबसे सीरियस प्रावधान है, जो बड़े ही बहुत ज़्यादा वाइडली बर्डेड हैं, बहुत ज़्यादा वाइडली बर्डेड हैं। तो देखो सबसे पहले मोस्ट सीरियस प्रोविजंस, इसकी वर्ब है हमारी आर टू वाइडली बर्डेड। अब कौन से जो प्रावधान थे जिन्होंने अलाउ फॉर किया था, डिक्लेयर कर दिया था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को अनलॉफुल, गैर कानूनी, और एक अपराध बता दिया था, कोई भी मेंबर या तो इस ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर इसको असिस्ट कर रहा है, किसी भी तरह से सहायता कर रहा है, या इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। और देखो अब यहाँ से, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंस्टेंस कैन बी एनी ग्रुप और बॉडी ऑफ persons whether or not known by any name और रजिस्ट्रेशन। अब ये कह रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर, कैन बी वो हो सकती है कोई भी समूह, ग्रुप, या फिर किन्हीं एक लोगों का समूह, वेदर और नॉट, हाँ या कि ना, जाना जाता है किसी भी नाम या रजिस्ट्रेशन से। तो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक समूह हो सकता है, या कोई भी ग्रुप भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो जानी जा सकती है या नहीं जानी जा सकती है किसी भी नाम या रजिस्ट्रेशन से। तो एक चीज़ क्लियर नहीं की है कि आप किसको ऑर्गेनाइजेशन मानोगे, क्या कोई नाम होगा या कोई रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ या ना, वो कैसे जानी जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन तो कोई भी हो सकती है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई लोगों का एक समूह भी हो सकता है। अब देखो यहाँ से, unlawful activity includes not only words or actions that threaten public order but also anything that interferes with the administration of law or with its institution and personnel। ये कह रहा है कि अनलॉफुल एक्टिविटी, जो गैर कानूनी गतिविधि होती हैं, गतिविधियां हैं, जो गतिविधि है जो शामिल करती है, नॉट ओनली, ना ही केवल ये वर्ड्स और एक्शनों को जो थ्रेटन करते हैं, जो चुनौती देते हैं पब्लिक ऑर्डर को, सामाजिक व्यवस्था को, बल्कि बट ऑल्सो, यानी ये बल्कि एनीथिंग, कुछ भी शामिल करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है उनको ये वर्ड्स और एक्शनों को शामिल करती है, बल्कि एनीथिंग और भी बहुत कुछ शामिल करती है जो इंटरफेयर करते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, इम्पीड करते हैं किसको, एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के लॉ को, और इसके इंस्टीट्यूशंस के, और इसके पर्सनल के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल जो पब्लिक सामाजिक व्यवस्था के लिए जो चुनौती है, ऐसे वर्ड और एक्शन करते हो तभी आपको इसमें डाला जाएगा, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और आप किसी भी तरह से, कोई प्रशासन का लॉ है आप उसको नहीं मानते हो, उसमें रोकते हो, या फिर इसके संस्था, इंस्टीट्यूशनल या पर्सनल कोई लॉ है उनको रोकते हो। अब देखो, इन
इन इफेक्ट यानी प्रभाव में, इस प्रभाव में दिस में कवर एनी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, ये क्या कर सकता है, कवर कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट को। एक ऑर्गेनाइज्ड यानी एक व्यवस्थित तरीके से कोई प्रोटेस्ट चल रहा है उसको भी क्या कर सकता है, ये कवर कर सकता है। और इट ओनली इंक्लूड्स प्रमोटिंग violence and the cause and the use of firearms or explosives, but also encouraging or preaching disobedience to established law and its institutions। ये कह रहा है कि इट नॉट ओनली इंक्लूड्स, यह केवल शामिल नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है। क्या नहीं इंक्लूड करता है, प्रमोट करना, बढ़ावा देना हिंसा को, ना ही केवल ये शामिल करता है बढ़ावा देना हिंसा को, और यूज करना, इस्तेमाल करना फायर आर्म्स यानी गोलीबारी का, और एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटों का, बल्कि यह इनकरेजिंग भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है, और प्रीच भी करता है, सिखाता भी है। क्या सिखाता है, क्या प्रमोट करता है, डिसओबीडेंस, डिसओबीडेंस यानी अवज्ञा, न मानना, जो स्थापित जो लॉ है उनको न मानना, और इट्स इंस्टीट्यूशंस, और इसके इंस्टीट्यूशंस। तो ये वाला जो क्या क्या इंक्लूड करता है, ये कि आप ना केवल आप प्रमोट करता है, ये हिंसा को भड़काता है और गोलीबारी के लिए, और भी ये बहुत सारे काम करता है जो है न मानना, जो स्थापित लॉ को और इंस्टीट्यूशंस को, उनके लिए भी ये बढ़ावा देता है और सिखाता है। दिस मे बी interpreted to include protest against or even condemnation of police excess, custodial violence or any miscarriage of justice। ये दिस में भी, इस देखो मे प्लस वर्ब, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव हो सकता है, इसको क्लैरिफाई किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। यह क्या एक्सप्लेन किया कर सकता है, ये कि इंक्लूड करना, शामिल करना प्रोटेस्ट यानी विरोधों को, जो है अगेंस्ट, किसके प्रोटेस्ट हैं, अगेंस्ट, खिलाफ, और यहाँ तक कंडेमनेशन, आलोचना करना, किसकी, पुलिस की एक्सेस की, अधिकता की, और जो कस्टोडियल वायलेंस होती है, कस्टडी में रह के वायलेंस, और किसी भी तरह का जो मिसकैरेज है, फेलियर है, किसका, न्याय का। तो न्याय का फेलियर है या न्याय की कोई गलती है, और कस्टडी में रह के जो वायलेंस, हिंसा है, और पुलिस की एक्सेस की, यहाँ तक के जो पुलिस की अधिकता है उसकी भी आलोचना करना, इन सब के खिलाफ है ये चीज़। तो इसको ये क्या करता है, इसकी भी ये व्याख्या करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, हमारा लास्ट पैराग्राफ है ये, देखो। While committing an unlawful activity may entail a jail term of up to 7 years, even one who is not a member of an unlawful organization can be jailed for 2 years on the charge of soliciting aid for it, or 3 years for promoting a meeting of the organization। वाइल यानी कमिट करते हुए, वचनबद्ध करते हुए, क्या कमिटमेंट करते हुए, कि जो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है वो मे इंटेल, ये जरूरी बना सकती है एक जेल टर्म को, और वो जेल टर्म क्या होगा, उसका जेल का जो टर्म है, कार्यकाल कितना होगा, अप टू 7 साल तक। तो एक गैर कानूनी जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो क्या कर सकती है, जरूरी बना सकती है 7 साल की एक सजा को। और देखो क्या है ये, इवन यानी वन, यानी कोई भी, जो इवन यहाँ तक के कोई भी जो नहीं है एक मेंबर एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का, एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर नहीं है यहाँ तक भी, उसको भी कैन भी जेल्ड किया जा सकता है 2 सालों के लिए। किसके चार्ज पर, किसके आरोप पर, ऑन द चार्ज ऑफ का सॉलिसिट एड का, वो उसका मेंबर नहीं है, बस उसने क्या है, कोई उसके लिए कोई हेल्प मांगी या कोई सहायता मांगी, तो उसी के जुर्म में, उसके आरोप में उसको 2 साल की सजा होगी। और
3 इयर्स जेल और 3 साल की सजा होगी। उसने प्रमोट किया है किसी भी मीटिंग को, ऑर्गेनाइजेशन की। तो किसी मीटिंग को आपने प्रमोट किया है, इसके लिए 3 साल की सजा है। आपने किसी से कोई हेल्प मांगी है तो आपको 2 साल की सजा है, भले ही आप उसके मेंबर नहीं हो। इस चीज को इसने कमिट किया है। और देखो यहाँ से, द मोस्ट ड्रैकोनियन प्रोविजंस आर the ones empowering the government to seize any house or building where unlawful activities take place, evict its occupants and take over its money and assets। अब ये कह रहा है जो सबसे अधिक ड्रैकोनियन, जो सीवियर, जो पनिशमेंट है, जो प्रावधान है, सबसे सख्त जो प्रावधान है वो क्या है, वो आर है। वो किसी को भी एम्पावरिंग यानी सशक्त बना देता है सरकार को, कि वो सीज कर दे किसी के भी घर को और बिल्डिंग को जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज टेक प्लेस हुई हैं, घटित हुई हैं। और क्या कर दे, इविक्ट कर दे, बाहर निकाल दे जो रेजिडेंट्स हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं, जो रहने वाले हैं, और उनको टेक ओवर कर ले, उनसे छीन ले उनके पैसा और उनकी संपत्ति को। तो ये सबसे अधिक ड्रैकोनियन जो प्रोविजन है, ये सरकार को सशक्त बनाता है कि जैसे ही अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको, उसके घर को, मकान को, उसकी बिल्डिंग को सीज कर सकते हो, उनका पैसा और उनकी संपत्ति भी छीन सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो। अब ये द बिल इज एक्सपेक्टेड टू लैप्स एज द करेंट असेंबली मे हैव ऑलरेडी हेल्ड इट्स लास्ट सेशन बिफोर इलेक्शंस later this year, but the questionable intent may survive into future regime too। अब देखो, ये सबसे पहले क्या है, जो बिल है वो एक्सपेक्टेड है, जो बिल आया था वो ऐसी उससे उम्मीद थी, ऐसी उम्मीद है कि वो लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो करंट असेंबली, जो विधानसभा है, वो पहले से ही अपना लास्ट सेशन का आयोजन कर चुकी है इलेक्शन से पहले, लेटर दिस ईयर, इस साल के बाद में। तो अब विधानसभा ने पहले ही अपना सेशन कर दिया है, तो अब क्या है, ये बिल खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। अब ये पेश ही नहीं हो पाएगा। बट लेकिन जो क्वेश्चनेबल इंटेंट है, जो क्वेश्चन करने लायक जो इरादा है, वो क्या है, वो सरवाइव कर रहा है, सरवाइव कर सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर रेजिम्स टू, यानी जो फ्यूचर का जो प्रशासन है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ मंशा ऐसी दिख रही है महाराष्ट्र की कि ये फ्यूचर में इस तरह का एक्ट लेकर आ सकता है, इस तरह का कानून लेके आ सकता है। तो इस पर ये क्वेश्चन करने लायक सवाल है, सवाल करने लायक, सवाल जवाब करने लायक ये क्या है, बात है। तो आज का आर्टिकल मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और कैसे किस तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप जो वर्ड इसमें यूज हुए हैं उनको सबसे पहले उनका मीन्स निकालो, फिर सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।